Today in this video we are going to study about the rate of development and the primary sector. So जो इंडिया का जो डेवलपमेंट रेट था वो किस तरह से रहा था और साथ ही में कौन से प्राइमरी सेक्टर्स थे जिस पे इंडिया ने फोकस किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो द फर्स्ट वन इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो वी नो दैट जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जब ब्रिटिश रूलर्स थे, तो उन्होंने कभी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया था कंट्री के. एंड ऑल्सो जनरली बेसिकली जो हमारी इंडिया है उसको एक्सप्लॉइट करते थे. सो इंडिपेंडेंस के बाद जो है काफ़ी सिस्टमेटिक एफर्ट्स लगाए गए थे डेवलपमेंट के लिए थ्रू 5 ईयर प्लान्स. एंड इस तरह से जो है प्राइमरी जो हैवी इंडस्ट्रीज़ है वो एस्टेब्लिश की गई थी सो दैट जो हमारा फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी जो नींव है वो मजबूत हो पाए. सो बेसिकली प्राइमरी और हैवी इंडस्ट्रीज़ दोनों पे फोकस किया गया था. सो कंज्यूमर गुड्स जो है उसका प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ हुआ ही था, जैसे कि कंज्यूमर गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं लाइक कॉटन, क्लोथ, शुगर, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, उसका भी प्रोडक्शन जो इंक्रीज़ हुआ ही था. बट इसी के साथ में जो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ थी उनमें भी जो काफ़ी नोटेबल प्रोग्रेस देखा गया था, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, हैवी केमिकल इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री एक्सेट्रा. तो जो कैपिटल गुड्स होते हैं उसमें उससे क्या होता है, वो कैपिटल गुड्स हम उसको कहते हैं जो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करें. जैसे कि मशीनरी हो गई, तो वो एक तरह से मशीनरी से हम जो है कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको जो है हम कैपिटल गुड्स कहते हैं. तो जो इंडस्ट्रीज कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करती थी वो भी उनमें भी काफ़ी नोटेबल इंक्रीज़ हुआ था. और साथ ही में जो बाकी इंडस्ट्रीज जैसे आयरन, स्टील, हैवी केमिकल इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, उनमें भी जो है काफ़ी हमने डेवलपमेंट देखा था इस प्लानिंग पीरियड के अंदर में. उसी के साथ में जो इंडिया है काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गया था इन द टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. एंड ऑल्सो जो है हमने उस टाइम पे काफ़ी सारे गुड्स जो है एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए थे. साथ ही में जो हमारा इंडिपेंडेंस के बाद में जो डेवलपमेंट का रेट रहा था दैट वाज अराउंड 6 to 7%. और जो कंट्री है उसका एटमॉस्फेयर भी बहुत फेवरेबल हो गया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए. जो वर्कर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी न्यू स्किल्स जो है लर्न करी थी ट्रेनिंग के बेसिस पे. एंड ऑल्सो जो न्यू क्लास ऑफ मैनेजर्स है वो भी जो है एग्जिस्टेंस में आ गए थे. इसी के साथ में जो है ये प्लानिंग का जो इफेक्ट रहा था, जो रिजल्ट रहा था इंडिपेंडेंस के बाद में, तो वी कैन से दैट जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जो डायरेक्शन मिला ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को, दैट वाज द रिजल्ट ऑफ आवर प्लानिंग. सो ये जो इंडिपेंडेंस के बाद में जो भी प्लानिंग हुआ उसके बेसिस पे जो है ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाया. सो दिस वॉज अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन. नाउ सेकेंड थिंग दैट हैपन वॉज ग्रीन रेवोल्यूशन. नाउ ये ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ? So the Green Revolution is considered to be an important contribution and achievement of the 20th century. So 20th century का जो important contribution अगर achievement देखें तो वो Green Revolution को consider किया जाता है. So जो Green Revolution है वो मैक्सिको में शुरू हुआ था in around 1940 एंड उसके बाद जो है पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ. Now Green Revolution हम किसको कहते हैं? So increase in the food production by sowing the right kind of seeds which can give more produce per hectare when nourished with the right quality of chemical fertilizer, insecticides and proper watering. सो एक जो पर्टिकुलर अमाउंट का जो लैंड है, जो हमारे पास जितना ज़मीन है उसके ऊपर जब हम कोई पैदावार बढ़ा सके, दैट इज़ यहाँ पे हम पर हेक्टर पे कंसिडर करते हैं. तो पर हेक्टर पे जो हमारा फ्रूट प्रोडक्शन है वो हम इंक्रीज़ कर पाए किससे? बाय सोइंग द राइट काइंड ऑफ सीड. जो सीड्स है वो सही टाइप के हम बोए उसके अंदर, उसको हम प्रॉपरली नरिश करें विद द राइट क्वालिटी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स एंड प्रॉपर वाटरिंग. जब हम ये सब करते हैं और जो पर हेक्टर की जो प्रोड्यूस है, जो प्रोडक्शन होता है फूड का, और वो इंक्रीज़ होता है, तो हम उसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं. सो बेसिकली ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, सो उससे जो है काफ़ी कंसिडरेबल इंक्रीज देखा गया फ्रूट प्रोडक्शन के अंदर विद द हेल्प ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. सो जब मॉडर्नाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का तो उसके अंदर जो है फ्रूट प्रोडक्शन का काफ़ी इंक्रीज देखा गया. और साथ ही में जो हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे जो है चेन ऑफ रेवोल्यूशन शुरू हो गया था इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चर में काफ़ी सारे रेवोल्यूशन देखे गए थे, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. पूरे एग्रीकल्चर के लिए जो हम डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें इंक्रीज जो हुआ तो हम उसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं. वाइट रेवोल्यूशन फॉर इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन. जो मिल्क प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ इंडिया में तो उसको वाइट रेवोल्यूशन का नाम दिया गया. देन ब्लू रेवोल्यूशन टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. जब केमिकल फर्टिलाइजर का इंक्रीज यूज़ हुआ, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो उसको ब्लू रेवोल्यूशन का नाम दिया गया. येलो रेवोल्यूशन नाम दिया गया फॉर ऑयल एंड एडिबल ऑयल प्रोडक्शन. देन रेड रेवोल्यूशन फॉर टोमेटोज और मीट एंड राउंड रेवोल्यूशन टू बूस्ट पोटैटो प्रोडक्शन. सो ये सारे जो चेन्स है वो हमारे इंडिया में देखी गई, ये सारे रेवोल्यूशन जो है वहाँ पे हुए. और इसी के साथ में जो है टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी असर रहा था एग्रीकल्चर के अंदर. एंड नाउ जो इंडिया है वो सेल्फ रिलायंट हो गया था वीट के अंदर. सो वीट जो प्रोडक्शन है उसके अंदर इंडिया वॉज सेल्फ रिलायंट. एंड ऑल्सो इंडिया इज़ नंबर 1 इन टी प्रोडक्शन. सो टी प्रोडक्शन में भी इंडिया का नंबर 1 आता है. एंड सिंस 1998 मिल्क प्रोडक्शन इज़ द हाईएस्ट इन इंडिया इन द वर्ल्ड. सो पूरे वर्ल्ड में इंडिया मिल्क में भी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है.
Now, even in rural areas, there is increase in infrastructure facilities and sound economic conditions. So ये जो revolutions हुए उसके साथ में जो है rural areas में भी production देखा गया और infrastructure increase देखा गया, facilities increase हुई वहाँ पे भी. Now, ये green revolution किस तरह से helpful होता है. सो बेसिकली जब कोई इंसान अपने लाइवलीहुड मैनेज नहीं कर पाए, दैट इज़ वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर पाए, तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं पुअर. ओके. So before independence, Dadabhai Navroji was the first one to introduce the concept of poverty line based on minimum standard of living. So जो basic requirement जो पूरे नहीं कर पा रहे हैं उनको हम poor कहते हैं. So इसी की terms के basis पे दादाभाई नवरोजी थे, उन्होंने first time independence के पहले ही जो है poverty line का concept दिया था. अभी poverty line में क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, एक पर्टिकुलर जो अमाउंट है वो डिसाइड किया जाता है जिसके साथ जो है बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाए. अब वो बेसिक रिक्वायरमेंट जो पूरी नहीं कर पा रहे हैं वो सारे जो लोग उसके उस लाइन के नीचे आते हैं और उसको हम जो लाइन मार्केट करते हैं उसको हम पॉवर्टी लाइन कहते हैं. सो जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले, सपोज मान लो कि दिन में 50 रुपीज़ खर्च करने पे बेसिक रिक्वायरमेंट जो है एक इंसान की पूरी हो सकती है. सो कोई इंसान अगर 50 रुपीज़ अर्न नहीं कर पा रहा है तो वो इंसान जो है पुअर कहलाएगा, और जो 50 रुपीज़ का जो मार्क है उसको हम पॉवर्टी लाइन कंसिडर करते हैं. ओके. सो व्हाट हैपन, ये जो इंडिपेंडेंस हुआ हमारा उसके बाद जो है काफ़ी सारे पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम शुरू किए गए, जो पॉवर्टी कम कर सके वैसे प्रोग्राम शुरू किए गए. एंड जो है एक तरह से इकोनॉमिक जो इनइक्वलिटी है वो कम कर पाए, बिकॉज ये पॉवर्टी जब एलिमिनेट होगी तो रिच और पुअर का डिवाइड कम होगा. सो इस तरह से जो है इनइक्वलिटी जो है वो कम हो जाएगी, और जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है वो हमारे प्लान्स का एक ऑब्जेक्टिव भी है. सो ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो है पॉवर्टी कम करने के लिए प्रोग्राम्स सारे शुरू किए गए. एंड ऑल्सो जो नेशनल इनकम है उसमें इंक्रीज़ देखा गया था, साथ ही में जो पर कैपिटा इनकम है वो उसका इंक्रीज़ देखा गया था बिकॉज ऑफ आर 5 ईयर प्लान्स. बट हावेवर जितने पुअर लोग थे उनका नंबर जो है वो कम नहीं कर पाए थे. साथ ही में जो लिटरेसी लेवल है वो भी इंक्रीज़ हुआ था, बट जो इलिटरेसी लेवल था वो भी नीचे नहीं गया था. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो लोग लिटरेट थे, जैसे मान लो जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन लिया होगा, सो वो लोग जो है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जाने लगे, बट जिन्होंने अभी तक स्कूल में एनरोल नहीं किया था वो नंबर वैसे कि वैसे ही रहे, उन्होंने अभी तक स्कूल में एनरोल नहीं किया था. दैट्स वाई इट इज़ सेड दैट कि जो लिटरेसी लेवल है वो तो डेफिनेटली ऊपर गया था, बट जो इलिटरेसी लेवल है वो डिक्रीज नहीं हुआ था. ओके. सो जो मोस्टली जो इलिटरेट्स पीपल थे वो मेजरली पुअर सेक्शन को बिलोंग करते थे. एंड ऑल्सो जो फैमिली प्रोग्राम है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, वो भी ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था उस टाइम पे, स्पेशली इन पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. एंड जो है इंक्रीज पॉपुलेशन देखी गई थी और एक तरह से जो है पोवर्टी वो भी और एडेड हो गई थी. सो दैट्स वाई जो नंबर ऑफ पुअर है वो कम नहीं हुए थे, दो पोवर्टी का रेशियो थोड़ा कम हुआ होगा, बट जो पुअर लोग हैं वो कम नहीं हुए थे बिकॉज उनकी जो पॉपुलेशन है वो ऐसे भी इंक्रीज हो गई थी. नाउ इट इज़ डिफिकल्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, दो नॉट इम्पॉसिबल. थोड़ा डिफिकल्ट तो है ये पॉवर्टी का प्रॉब्लम सॉल्व करना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. वी मस्ट पॉपुलराइज एंड स्प्रेड एजुकेशन, इंक्रीज फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन एंड गिव प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर. सो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या होगा, एक तरह से जो है हम जो है फ्रूट ग्रेन का प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाएंगे एंड जो प्रायोरिटी है एग्रीकल्चर को वो दे पाएंगे. सो इससे क्या होगा, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है लोगों की वो हम जो है अच्छे से पूरी कर पाएंगे. सो फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई कंट्री में फूड ग्रेन्स नहीं है, वो ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे स्कैरसिटी हो गई है, तो जब स्कैरसिटी होती है तो क्या होता है, उसके जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाता है. और सेम वे अगर हम देखें कोई चीज़ की सप्लाई अगर मार्केट में इंक्रीज़ होती है तो उस टाइम पे जो है प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है. सो ये बेसिक सप्लाई का लॉ है जो आपने इकोनॉमिक्स में समझा होगा. दैट इज़ जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइस गिर जाती है, और जब सप्लाई कम होती है तो प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है. तो ये जो सप्लाई का जो लॉ है उसको समझते हुए हमने फूड ग्रेन का इंक्रीमेंट किया था और साथ ही में जो है एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी थी. इसी के साथ में एजुकेशन को प्रायोरिटी देना ज़रूरी था बिकॉज उसके बिना जो है पॉवर्टी हम एरिडिकेट नहीं कर सकते थे. Also, we should see that poor people get the necessities at a reasonable price and being healthy. So जब reasonable price पे कब मिलेगा, जब supply adequate होगी. So वो adequate कब होगी, जब हम food grains जो है सही quantity में like grow कर पाएंगे, और वो जब कब grow हुआ, because of green revolution. Also, they are able to contribute to the national development. So जब जो पुअर सेक्शन सोसाइटी का है वो कब नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाएगा, जब वो हेल्दी होंगे और जो एजुकेटेड होंगे तब वो जो है इसमें लाइक कंट्रीब्यूट कर पाएंगे. Also, removal of inequality should be our main consideration. However, the success in all of this sector depends upon the firm political determination and cooperation from the people. सो ये सब अचीव करने के लिए एक फर्म जो है पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन चाहिए, उसी के साथ में जो है जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, उनका भी कोऑपरेशन चाहिए. सो दिस वाज अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन.
Now let's move to this other sector, primary sector, that is development of primary school education in independent India. तो जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसमें भी प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान दिया गया, उसका भी जो है डेवलपमेंट किया गया, बिकॉज इलिटरेसी जो है वो कम करना ज़रूरी था, क्योंकि हमने अभी ऊपर जो सारे प्रॉब्लम्स देखे उनका सोल्यूशन लाना ज़रूरी था. सो बेसिकली देखा जाए तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे ही जैसे जो एजुकेशन है उसकी बात हो रही थी, बट उसमें कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं हुआ था. सो द पीरियड ऑफ विलियम बेंटिक रूल कुड बी कंसिडर्ड एज द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया. सो विलियम बेंटिक जो थे, उनका जो टाइम था रूलिंग का, उस टाइम के जो है एक तरह से हम कह सकते हैं मॉडर्न एजुकेशन जो है इंडिया में बिगिन हुआ था. So when the India became independent, the primary education was accessed by only 35% of total number of children from standard 1 to 5 in the age group of 6 to 11 years. So जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब ये देखा गया कि जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है जो कि 6 to 11 ईयर्स के एज ग्रुप में फॉल करते हैं, दैट इज़ जो फर्स्ट से फिफ्थ स्टैंडर्ड में स्टडी कर सकते हैं. सो वैसे में सिर्फ 35% ऑफ जो बच्चे थे उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन एक्सेस किया था. Now primary education was emphasized and increased in every 5-year plan. Primary education spread faster after the establishment of पंचायत राज. So जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके ऊपर फोकस सभी 5-year प्लान में किया गया था, बट जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कब फास्टर स्प्रेड हुआ, जब पंचायती राज जो है एस्टेब्लिश हुआ. So the government of India accepted the principle of basic education in primary education. So basic education सबके पास होना चाहिए. So ये प्राइमरी एजुकेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया और एक कमेटी अपॉइंट की गई इन 1948 विथ बीजी खेर एज इट्स प्रेसिडेंट. सो जो कमेटी अपॉइंट की गई उनके प्रेसिडेंट बीजी खेर हुए. नाउ इट वाज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस टोटल बेसिक ट्रेनिंग ऑल ओवर इंडिया विद इन द स्पैन ऑफ 3-5 ईयर्स प्लान. तो जो 3-5 ईयर प्लान थे उसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि जो बेसिक ट्रेनिंग है वो ऑल ओवर इंडिया सबको देनी है. नाउ ये जब 3-5 ईयर प्लान की बात हो रही थी तो काफ़ी सारे जूनियर बेसिक एंड सीनियर बेसिक स्कूल्स जो है चालू किए गए थे. एंड जब 3rd 5 ईयर प्लान एंड हुआ तो उस टाइम पे जो प्राइमरी स्कूल्स है दे वर कन्वर्टेड इनटू द टोटल बेसिक ट्रेनिंग स्कूल्स विच कुड बी कंसिडर्ड एज एन अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट. सो ये जो प्राइमरी स्कूल्स थे उनको 3rd 5 ईयर प्लान के बाद में जो है बेसिक ट्रेनिंग स्कूल्स में कन्वर्ट कर लिया गया. नाउ ये जो बेसिक ट्रेनिंग स्कूल्स थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी स्कूल्स. सो एक तरह से ये भी एक रीज़न रहा था स्लो प्रोग्रेस के लिए. So after independence, though there was a satisfactory spread of primary education, there were many issues such as inadequate attendance of students in rural schools and dropouts in large numbers. So basically काफ़ी प्राइमरी जो स्कूल्स थे वो एस्टेब्लिश किए गए थे, प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस किया गया था और एक तरह से डेवलपमेंट भी हुआ था, सेटिस्फैक्ट्री डेवलपमेंट, बट स्टिल जो है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थी. जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इनएडिक्वेट अटेंडेंस रहती थी, वो रेगुलर स्कूल आते नहीं थे, और साथ ही में जो ड्रॉप आउट्स था वो भी बहुत लार्ज अमाउंट में था. दैट इज़ कि एक कुछ स्टैंडर्ड अचीव किया उसके बाद जो है बच्चे स्कूल से निकल गए. सो बेसिकली अगर देखा जाए तो आज भी जो है काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और फैसिलिटीज़ कमी है स्कूल्स के अंदर, और जो गवर्नमेंट है, जो ग्राम पंचायत है, वो क्रिएट कर रही है अवेयरनेस इस डायरेक्शन के अंदर इन विलेजेस. एंड जो है इश्यूज़ जो मेंशन किए गए हैं उसके लिए भी जो काफ़ी उनको एफर्ट्स लगा रहे हैं सो दैट जो हायर एजुकेशन है उसके लिए वो जो है ग्रोथ कर पाया, जो है ग्रो कर पाए. सो दिस वॉज अबाउट दी प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया. देन मूविंग ऑन फर्दर वी हैव डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया. सो जो ब्रिटिश रूल के टाइम पे अगर देखा जाए तो हायर एजुकेशन को काफ़ी इंकरेजमेंट और असिस्टेंस मिलता था एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एजुकेशन. एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो इंडिया है वहाँ पे काफ़ी प्रोग्रेस देखा गया था हायर एजुकेशन में एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एजुकेशन. सो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उन्होंने जो है एक सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड बनाया. एंड उसमें जो है एक रेजोल्यूशन के साथ में जो है एक कमीशन अपॉइंट किया गया इन 1948. दैट इज़ द कमीशन फॉर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन. नाउ ये जो कमीशन बनाया गया सेकेंडरी स्कूल कमीशन, उसके जो चेयरमैनशिप थी वो मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को दी गई, नेम डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर. सो ये जो कमेटी ने ये जो कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट करी उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत काम किया और काफ़ी सारे जो रिकमेंडेशंस है वो कमीशन ने वो ये कमीशन के वो एक्सेप्ट किए गए. एंड साथ ही में जो है ये कमीशन ने 183 रिकमेंडेशंस दिए थे. Now, the government appointed the University Education Commission in 1948 under the chairmanship of Dr. Sarvapalli Radhakrishna, and it submitted its report within a year. उसके बाद में जो है 1948 में University Education Commission बनाया गया, and it was formed under the chairmanship of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. एंड इन्होंने जो ये रिपोर्ट सबमिट करी उसके रिकमेंडेशंस जो है गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किए. जैसे कि यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं कमेटी के. दैट इज़ द सिलेबस ऑफ द यूनिवर्सिटी वर मेड यूनिफॉर्म. सब यूनिवर्सिटी के सिलेबस जो है वो एक सर के कर दिए थे. मदर टंग वॉज मेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लार्जली. सो लार्ज पार्ट में क्या हुआ, जो मदर टंग है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा गया.
Then to increase the number of colleges imparting education in engineering, agriculture, medicine, law, प्रोफेशनल डिप्लोमा एंड इंक्रीज वोकेशनल कोर्सेज. सो ये सारे फील्ड में जो है एजुकेशन इम्पार्ट कर पाए, सो इसलिए इन सब फील्ड्स में जो है कॉलेज के नंबर इंक्रीज़ किए गए. देन टू एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूसीजी का जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ. देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस वॉज डिसाइडेड, सब कॉलेज में कितने स्टूडेंट रहेंगे वो डिसाइड किया गया. मॉडिफिकेशन इन सिलेबस एंड एग्जामिनेशन सिस्टम, सो उस टाइम पे जो सिलेबस और जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें भी चेंजेस लाए गए. एंड द सैलरी ऑफ लेक्चरर्स वॉज इंक्रीज, तो सैलरी है लेक्चरर्स की वो भी इंक्रीज़ करी गई. सो ये सारे जो रिकमेंडेशंस थे वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने जो है रिकमेंड किए थे. नाउ जो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट थी वो भी काफ़ी यूनिक थी. दे ब्रॉट द रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड वॉज पब्लिश्ड इन 1966. सो मेजोरिटी जो रिकमेंडेशंस थे वो एक्सेप्ट किए गए थे. एंड अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रेम्ड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1968. सो ये जो कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट थी 1966 की, उसके बेसिस पे ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1968 की वो बनाई गई थी. Now, in the new policy, apart from maintenance of education standard, there was emphasis on spread of primary and adult education. So basically जो education standards है वो maintain तो करने ही थे ये new policy के अंदर, बट उसी के साथ में जो है मेन जो emphasis है वो प्राइमरी और adult education के लिए भी दिया गया था. So now let us move to the other one, that is establishment of universities. So after independence, more of universities was established. Although education has been made a part of state level agenda, बनारस, दिल्ली, अलीगढ़, विश्व भारती एंड जवाहर, लखनऊ यूनिवर्सिटी आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़. सो बेसिकली जो है ये यूनिवर्सिटीज़ जो है वो स्टेट लेवल का एजेंडा दिया था, मतलब जो पर्टिकुलर स्टेट्स है वो फॉर्म करेंगे, बट फिर भी जो बनारस, दिल्ली, अलीगढ़, विश्व भारती और जवाहरलाल लखनऊ यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी. Furthermore, there are also certain prominent institutes that were running with the assistance of University Grant Commission. सो जो यूजीसी है उसके बेसिस पे भी, उनके असिस्टेंस के बेसिस पे भी काफ़ी सारे प्रोमिनेंट जो इंस्टीट्यूट्स है वो रन करते थे. जैसे कि जो यूजीसी है उनके असिस्टेंस के अंदर कौन कौन सी कॉलेजेस आती हैं, तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, दैन इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली, इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी, दैन इंडियन स्कूल ऑफ साइंस दैट इज़ धनबाद. सो ये जो सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे दे वर बेसिकली रनिंग ऑन द असिस्टेंस ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. ओके, देन इंस्टीट्यूशंस डीम्ड एज यूनिवर्सिटी एज पर द यूजीसी एक्ट सच एज गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़, गुरुकुल कंगड़ी केम इनटू एग्जिस्टेंस. सो बेसिकली काफ़ी सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी जो है एग्जिस्टेंस में आई एज पर दी यूजीसी एक्ट, एंड सच यूनिवर्सिटीज़ व गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, देन गुरुकुल कंगड़ी एक्सेट्रा. एंड दस वी हैव बीन एबल टू मेक अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन. एंड इसके बेसिस पे जो है हमने हायर एजुकेशन में भी काफ़ी प्रोग्रेस किया था. नाउ इसके अलावा कुछ टेक्निकल और IITs जो इंस्टीट्यूट्स है वो भी एस्टेब्लिश किए गए थे. So there were special recommendations made by the Kothari Commission as for the quality improvement in education institution and the facility for the world-class education, training and research in the Indian universities. So एक तरह से एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है उनका इम्प्रूवमेंट हो, वहाँ पे जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है एजुकेशन के लिए वो मिले, ट्रेनिंग और रिसर्च जो है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कर पाए. सो उसके बेसिस पे भी जो है उसके लिए भी जो है कोठारी कमीशन ने काफ़ी रिकमेंडेशंस दिए थे. एंड अकॉर्डिंगली IIT एंड एन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वॉज एडेड. सो ये कमीशन के बेसिस पे जो IIT और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है ऐड की गई थी. अर्लियर देयर वॉज ओनली थॉमसन कॉलेज 1845 विच वॉज द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया. इट वॉज नेम्ड रूरकी इंजीनियरिंग कॉलेज इन 1948 आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो इंडिपेंडेंस की पहले सिर्फ थॉमसन कॉलेज था फ्रॉम 1845 जो कि फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज था इंडिया में, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस उस कॉलेज का नाम चेंज करके रूरकी इंजीनियरिंग कॉलेज रख दिया गया. नाउ अगर आज की बात करें तो देयर आर 20 रिसर्च इंस्टीट्यूट सच एज सेंट्रल ग्लास एंड क्ले वर्क रिसर्च इंस्टीट्यूट जादवपुर, सेंट्रल एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार विच आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. बिसाइड्स this there have been increased the number of professional training institutes in the field of such as medicine, law, agriculture, music, sculpture, dairy industry, journalism and veterinary science etc. सो इसके अलावा हमारे इंडिया में 20 और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो है चालू किए गए थे और उनके जो नाम है यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. So there is a noteworthy increase in the number and quality of training colleges for pre-primary, primary and secondary school teachers. इसी के साथ में जो नंबर और क्वालिटी है ट्रेनिंग कॉलेजेस की वो इंक्रीज़ करी गई थी, जिससे जो प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दे पाए. सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने NCERT एस्टेब्लिश किया था, दैट इज़ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ दिस इंस्टीट्यूट
स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग वॉज ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड इन एवरी स्टेट। सो जो है NCERT के गाइडलाइंस के बेसिस पे ही जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है वो भी सब स्टेट में जो है एस्टेब्लिश किया गया था। So this was about the like education sector or development of education in independent India. Okay.